गठड़ी खुल जाएगी। हम 15 जुलाई को इस्तांबुल में थे। तैयब उर्दगान के खिलाफ नाकाम फौजी बगावत को साल पूरा हो चुका था और तुर्क कौम उस दिन को कौमी त्यौहार की तरह मना रही थी। हुकूमत ने 3 दिन के लिए मेट्रो पब्लिक बस सर्विस और फेरी सर्विस शुरू कर दी थी। पूरा शहर इस सहूलत से फ़ायदा उठा रहा था। मेट्रो ट्रेनें खचाखच भरी थीं, फेरीज पर भी दिल धरने की जगह नहीं थी और अवाम भी बड़ी तादाद में सड़कों पर थे। हम जिधर देखते थे सर ही सर नजर आते थे। बच्चे, जवान, बूढ़े और खवातीन, गर्ज ये कि पूरा शहर बाहर था। लोगों ने झंडे लपेट रखे थे। खवातीन और बच्चों ने माथों पर झंडे पेंट करा लिए थे और नौजवान ढोल ताशे लेकर सड़कों पर थे। ये जहां चाहते थे खड़े होकर ढोल बजाना शुरू कर देते और लोग जमा होकर नाचने गाने लगते थे। अवाम ने तैयब उर्दगान की तस्वीरें भी उठा रखी थीं। शहर का सबसे बड़ा फंक्शन सुल्तान फातह के इलाके में था। सुल्तान मोहम्मद फातह ने 20 साल की उम्र में सन 1453 में इस्तांबुल फतह किया था। मुसलमान इस्तांबुल के लिए 800 साल लड़ते रहे, मगर अल्लाह ने सुल्तान मोहम्मद को फतहयाब किया और ये एजाज़ हमेशा हमेशा के लिए सुल्तान मोहम्मद फातह के नाम हो गया। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक जन्नती हैं। सुल्तान फातह ने अपनी ज़िंदगी में एक शानदार मस्जिद, मदरसा और अपना मकबरा बनवाया था। ये सन 1481 में इंतकाल के बाद उस मकबरे में मदफून हुए। उनकी बेगमात और बच्चे भी वहाँ दफन होते रहे। यूं मकबरे के गिर्द मोहल्ला आबाद होता चला गया। ये मोहल्ला अब सुल्तान फातह के नाम से कहलाता है। इस्तांबुल की सिटी हुकूमत ने 15 जुलाई की फतह के जश्न के लिए सुल्तान फातह का इलाका मुंतखब किया। हम होटल से निकलकर सुल्तान फातह के लिए पैदल चल पड़े, लेकिन रश और अमानुल्लाह की कमर की तकलीफ की वजह से चलना दुश्वार था। चुनाचे हमने टैक्सी ले ली। टैक्सी में सफ़र करते हुए मालूम हुआ अवाम सिर्फ गलियों तक महदूद है। ये लोग जोश जश्न में सड़कों पर नहीं आए। आम शाहराहें खुली हैं और ट्रैफिक रवां दवां है। ये तुर्कों की समझदारी की दलील थी। हमारे मुल्क में उलट होता है। हम हमेशा सड़क बंद करके जश्न मनाते हैं। सुल्तान फातह में लाखों लोग जमा थे, लेकिन वहाँ किसी किस्म की बदनज़मी, हुल्लड़बाजी और हंगामा आराई नहीं थी। पिकनिक जैसा माहौल था। लोग खा रहे थे, पी रहे थे और खुशियाँ मना रहे थे। हम अवाम के अंदर से गुजरकर सुल्तान फातह की मस्जिद तक चले गए। किसी जगह कोई सिक्योरिटी भी दिखाई नहीं दी। सदर तैयब उर्दगान अनक़रा से तकरीर कर रहे थे। मजमे के सामने स्क्रीनें लगी थीं। लोग तकरीर सुन रहे थे और अल्लाहु अकबर के नारे लगा रहे थे। हम सुल्तान फातह के बाद मरा के साहिल पर आ गए। फेरी ली और इस्तांबुल के एशियाई साहिल पर चले गए। इस्तांबुल दुनिया का वाहिद शहर है जो आधा यूरोप और आधा एशिया में आता है। शहर के दोनों हिस्सों के दरमियान समंदर है। 3 पुल यूरोप को एशिया से मिलाते हैं। दोनों हिस्सों के दरमियान फेरी सर्विस भी चलती है और हुकूमत ने ज़ेर समंदर ट्यूब बिछाकर दोनों हिस्सों को ट्रेन के जरिए भी आपस में मिला दिया है। हम फेरी के जरिए एशियाई हिस्से में उतर गए। फेरी में भी तिल धरने की जगह नहीं थी और एशियाई हिस्से में भी अवाम सड़कों पर थे। ये भी जश्न मना रहे थे। हम जिधर देखते थे लोग ही लोग थे। हम रात देर गए तक बाहर रहे, लेकिन शहर उस वक्त भी जाग रहा था। रेस्तोरां, कॉफ़ी शॉप्स, चाय खाने और गलियां आबाद थीं। लोग जश्न फतह को एंजॉय कर रहे थे। तैयब उर्दगान इस जश्न फतह के हकदार हैं। ये लोअर मिडिल क्लास से ऊपर आए। सन 1994 में इस्तांबुल के मेयर बने और यूरोप के बीमार तरीन शहर को साफ, महफूज और सेहतमंद बना दिया। अवाम ने उनकी परफॉर्मेंस देखकर उन्हें फौज की मुखालफत के बावजूद मार्च सन 2003 में वजीर आज़म बना दिया। तैयब उर्दगान ने उसके बाद कमाल कर दिया। GDP में 64% और इकनॉमिक ग्रोथ में 43% इजाफा किया। IMF के सारे कर्जे अदा हो गए।
रिजर्व 26 बिलियन से 92 बिलियन डॉलर हो गए। महंगाई में 23% कमी आई। एयरपोर्ट 26 से 50 हो गए। 13,500 किलोमीटर नई एक्सप्रेस वे बनी। फास्ट ट्रेन बन गई। पूरा रेलवे बदल दिया। बिजली, गैस और पानी पूरा कर दिया। यूनिवर्सिटियां 86 से 186 हो गईं। $1 में 222 लेरे आते थे। तैयब उर्दगान ने $1 2 लेरे के बराबर कर दिया और आवाम को मुफ्त तालीम, मुफ्त इलाज, मुफ्त रोजगार और मुफ्त इंसाफ भी मिलने लगा। लिहाजा उर्दगान वक्त गुजरने के साथ साथ मकबूल से मकबूल तर होते चले गए। ये दीनदार भी हैं, दिलावेज तर्ज में तिलावत भी करते हैं। तुर्की को दोबारा आलम इस्लाम का मरकज बनाना चाहते हैं। फहाशी, उरियानी, मनशियात और जराइम भी खत्म कर चुके हैं और ये मुसलमानों को मुत्तहिद भी देखना चाहते हैं। ये परफेक्ट थे, बस उनकी जिंदगी में एक रुकावट थी। फौज उनके इस्लामी अज़ाइम को मशकूक नजरों से देखती थी। तैयब उर्दगान आगाह थे, चुनांचे उन्होंने अफवाज के तमाम सरबराहों को अपनी मुट्ठी में ले रखा था, लेकिन फौज ने उसके बावजूद 15 जुलाई सन 2016 को तैयब उर्दगान के खिलाफ बगावत कर दी। ये उस रात मरमरीज के साहिली इलाके में खानदान के साथ छुट्टियां मना रहे थे। फौजी बगावत हुई। उर्दगान के दोस्तों ने उन्हें यूनान चले जाने का मशवरा दिया, लेकिन ये निहायत बहादुरी से अपनी पनाहगाह से निकले। डालमियान एयरपोर्ट पहुंचे, तैयारे में सवार हुए और इस्तांबुल पहुंच गए। पायलट ने अंधेरे में डूबे एयरपोर्ट पर लैंडिंग की। ये बाहर निकले और अवाम ने नारों से जमीन और आसमान बराबर कर दिए। लेकिन फौजी बगावत उस वक्त तक 265 लोगों को निगल चुकी थी। लोगों ने टैंकों के सामने लेट कर जान दे दी थी। ये वाकई कमाल था और इस कमाल ने साबित कर दिया लोग तुर्की में जमहूरियत भी चाहते हैं और तैयब उर्दगान को भी। तैयब उर्दगान इस मोहब्बत को डिजर्व भी करते थे। ये हकीकतन लीडर हैं, लेकिन बदकिस्मती से बगावत की नाकामी के बाद तुर्की में कुछ हुआ। उसने मुल्क के समाजी आसाब तोड़ दिए। हुकूमत ने 2,575 जजेस और प्रोसिक्यूटर्स, 7,463 फौजी एहलकार, 168 जर्नल और एडमिरल, 208 सिविल सर्वेंट्स, 1,504 डॉक्टर्स और 10,732 पुलिस एहलकार गिरफ्तार कर लिए, जबकि 15,200 सरकारी और 21,000 निजी असातिज़ा को मुअत्तल कर दिया। मीडिया और सोशल मीडिया पर भी पाबंदी लगा दी गई और गैर मुल्की ताकतों को भी ललकारना शुरू कर दिया। ये ट्रेंड खतरनाक है। ये आने वाले दिनों में तुर्की के लिए तबाह कुन साबित होगा। वो जश्न भी सिविल और मिलिट्री रिलेशनशिप के लिए ठीक नहीं था। ये दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामी फौज को डिमोरलाइज करेगा। फौज खुद को कमजोर और कमतर महसूस करेगी। अवाम इस वक्त भी फौज को मशकूक नजरों से देखते हैं। तुर्क फौजी जो ही सड़क पर निकलते हैं, ये अवाम की तरफ नहीं देखते। ये मजमे में भी जाने से कतराते हैं। फौज के एतमाद में ये कमी तुर्की को नुकसान पहुंचाएगी। हम इस्लामी मुल्कों को दो हकीकतें पल्ले बांध लेनी चाहिए। दुनिया का कोई मुल्क फौज के बगैर बच नहीं सकता और जमहूरियत के बगैर चल नहीं सकता। ये दोनों तरक्की, अमन और खुशहाली के सुतून हैं। दुनिया का कोई मुल्क अगर किसी कौम को नुकसान पहुंचाना चाहे तो वो फौज या जमहूरियत दोनों में से कोई एक सुतून गिरा दे, वो मुल्क चंद दिनों में सिफाए हस्ती से मिट जाएगा। दुनिया के 7 इस्लामी मुल्कों ने दूसरी जंग अजीम के बाद अहमियत हासिल की। तुर्की, पाकिस्तान, ईरान, मिस्र, इराक, शाम और मलेशिया, जबकि लीबिया आहिस्ता आहिस्ता सर उठा रहा था। उन मुल्कों के साथ क्या हुआ? इराक को अलमिया बना दिया गया, लीबिया जख्म बन गया, मिस्र में फौज और जमहूरियत आमने सामने है, शाम की शाम हो चुकी है, जबकि मलेशिया की ईंटें गिर रही हैं और पीछे रह गए तुर्की, ईरान और पाकिस्तान। ये तीनों मजबूत अफवाज के मालिक हैं। ईरान को 35 वर्षों से किसी न किसी जंग में उलझाकर कमजोर करने की कोशिश की जा रही है और तुर्की और पाकिस्तान में फौज और सियासतदानों को लड़ाया जा रहा है। ये ट्रेंड खतरनाक है। तुर्की और पाकिस्तान दोनों कौमियतों
नस्लों, जबानों और मसलकों का मजमुआ हैं। ये दोनों मजमुए जमहूरियत और फौज की रस्सी से बंधे हैं। ये रस्सी जिस दिन खुल गई, ये दोनों मुल्क उस दिन छोटे छोटे वार जोन में तकसीम हो जाएंगे। तैयब उर्दगान तुर्की और मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान में गलती कर रहे हैं। ये दोनों फौज और अवाम को एक दूसरे के आमने सामने खड़ा कर रहे हैं। ये स्कीम खुदा न खास्ता कामयाब हो गई तो ये दोनों लीडर बचेंगे और ना ही मुल्क, अवाम भी दरबदर हो जाएंगे। चुनांचे एहतियात लाजिम है। आखिर वो लीडर ही क्या जो अपने मातहत इदारों को साथ लेकर न चल सके। उर्दगान और नवाज शरीफ अगर अपनी फौज को अपनी हुब्बुल वतनी का यकीन नहीं दिला सकते तो फिर ये लीडर किस चीज के हैं। कौम इन लोगों को बाबा कौम क्यों समझे। नवाज शरीफ और उर्दगान दोनों को ये सीखना होगा, फौज और जमहूरियत दोनों तरक्की के लिए लाजिम व मलजूम हैं। आप दोनों को साथ लेकर चलेंगे तो मुल्क चलेगा, वरना गठरी रास्ते ही में खुल जाएगी, हर चीज बिखर जाएगी।